नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। चुनावी सीजन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ आम आदमी के भी अपने अपने मुद्दे होते हैं और उस पर चर्चा भी खूब होती है। तो आज बड़ी बहस में चर्चा का मुद्दा है कि चुनावी चेहरा आखिर कौन होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए चेहरा अब तक तय नहीं किया। जब आप पॉलिटिकल पंडित और पत्रकारों से बीजेपी से चुनावी चेहरे पर सवाल करते हैं, तब बीजेपी का कहना यह होता है कि पीएम मोदी और कमल के निशान पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद से ही सूबे में सियासी सुगबुगाहट के साथ सियासत शुरू हो गई है। वहीं चुनावी चेहरों को लेकर जब सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को सीएम फेस चाहिए। और अब छत्तीसगढ़ में तो विकासवाद का मुद्दा चल रहा है। उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि बीजेपी जीत कर आएगी। कांग्रेस जब सरकार में नहीं थी तब उनका चेहरा कौन था, और 2.5 साल के सीएम फेस पर भी उन्होंने तंज कसा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रख के लड़ाई लड़ी, जबकि दोनों जगह उनके मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी तो हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने स्थानीय नेतृत्व भी नकारा और कुछ केंद्रीय नेतृत्व को नकारा है, और उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संतुलन बिगड़ गया है। और इस तरह से एक तरह के बिना चेहरे में चुनाव लड़ेंगे। जब मध्य प्रदेश में सरकार है, उसके मुख्यमंत्री तो चेहरे क्यों लड़े? शिवराज सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 4थी बार लोकतंत्र की चिरहरण करके बने। अब क्यों चेहरा नहीं है? जब उसको मुख्यमंत्री बनाते तो चेहरा भी वो होना चाहिए। से बीजेपी यहाँ पर जीत करके आएगी। बार बार इनका ये रहता है कि चेहरा कौन होगा। आपको भी मालूम है कि कांग्रेस जब सरकार में नहीं थे तो उनका चेहरा कौन था, और उसके बाद में कितने चेहरे आए, और 2.5 साल का कैसा उनका हश्र हुआ है। इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी में एक से एक चेहरे हैं, बहुमत आएगी। हमारा बैठक होगी विधायक दल का, उसमें चेहरा तय हो जाएगा। हमको 2 मिनट नहीं लगेगा, और 2 मिनट नहीं लगेगा कि हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो चेहरे पर फिलहाल ये सियासत घूमती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में क्या वाकई में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसी बात को कह रही है। तो आखिर ये चुनावी रेस है या चेहरे की रेस है, समझने की कोशिश करते सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब सत्यप्रकाश जी, ये कहना तो दिक्कत वाला आप लोग के लिए सवाल है ही नहीं कि 2023 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी इतनी अच्छी बैटिंग करे, इतनी अच्छी बॉलिंग करे, तो जाहिर सी बात है उसी की कप्तानी में मैच भी खेला जाएगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, नदारत बता रहे हैं आप लोग। क्या बीजेपी के पास वाकई आप लोगों को कोई चेहरा दिखाई नहीं देता जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सामना कर सके? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस विषय पे आपने चर्चा रखी है कि बीजेपी का चेहरा कौन। क्योंकि देखिए, हम तो विपक्षी दल है, तो हम तो ऐसे भी मांग करते हैं कि भाई, और चाहते हैं कि कौन उनका है मुख्यमंत्री चेहरा वो बताएं। मगर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि ये बारात लेके जो घूम रहे पूरे छत्तीसगढ़ में 6 महीने से घूम रहे, उससे पहले तो खैर एसी रूम में बैठे थे, जो बारात लेके घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसका दूल्हा कौन है, ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। आपने ठीक बात बोली कि भूपेश बघेल जिस हिसाब से बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से विकास के काम कर रहे हैं पिछले 4-4.5 सालों में, तो आप देखिए उनके कद का, विकास पुरुष के हिसाब से मैं बात करूंगा, तो उनके कद का बीजेपी पास है कौन? अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, हम विपक्षी दल है, हमको नहीं दिख रहा है, तो बीजेपी खुद बता देवे कि कौन है। बीजेपी भी तो नहीं बता पा रही है ना। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में झूठ कैसा है। मेरे को तो लगता है, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये शुरुआत बीजेपी ने किया था पहला चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ने का। आप यहाँ पे रमन सिंह जी के लिए देख लीजिए, 8 में हो, 13 में हो, अभी 18 की बात कर लीजिए, शिवराज सिंह जी की बात कर लीजिए, खट्टर जी की बात कर लीजिए, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, तो तमाम से उदाहरण है जो उन सामने चेहरा करके उस पर चुनाव लड़ते हैं। अभी देखिए, जहां पे इनको मालूम है कि पार्टी की हालत खराब है,
पार्टी के अंदर जो गुटबाजी बहुत ज्यादा है, चरम पर है, वहां पे ये चाहते हैं कि अपने कमल छाप पर लड़े, पहला बात। दूसरा बात, जब से देखिए कर्नाटक में मोदी जी के नाम पे भी, और जब आरएसएस ने भी ये अपना वक्तव्य दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे नहीं चुनाव जीत सकते, तो उसके बाद ये मोदी जी के नाम से किनारा करना शुरू कर दिए। तो अभी हालात इनके पास ये है कि ना ये मोदी जी का नाम ले सकते हैं, रमन सिंह जी को जो कथाकथित जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनको ये किनारा कर चुके हैं, जो केंद्र के नेता तक यहाँ आते हैं उनको साथ नहीं लेके जाते हैं, और उनके ऊपर एक बंदिश टाइप की है कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते बिना बताए हुए, पार्टी कार्यक्रम को बिना बताए हुए आप नहीं जा सकते। तो हालात ये है कि रमन सिंह जी आगे अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी की कैटेगरी में जाने वाले हैं, तो ये उनकी हालत वहां सबको मालूम है। आप चाहे तो उनके अभी से मतलब आप लोग अभी से मार्गदर्शक मंडल में डाल रहे हैं 15 साल जिन्होंने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली। इतने प्रदेशों में चुनाव हुए, कौन से प्रदेश में स्टार प्रचारक रहेंगे, ऑब्जर्वर रहेंगे, आप ये बता दीजिए। यहाँ क्या मैं जो बताया तो पब्लिक डोमेन में आपके चैनल पे भी चला था। तो फिर अब ऐसे तो आप फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आप बता देंगे, असम का उदाहरण देंगे, फिर गुजरात का उदाहरण देंगे, फिर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देंगे। तो ऐसा थोड़ी ना, आप लोग के पास अच्छा खासा मतलब अगर रिजल्ट है तो उसी चीज पर घेरेंगे विपक्षी पार्टियों को। नहीं, हम देखिए वो तो अलग बात है, चेहरे के नाम पे घेरना, मगर हम तो विकास के नाम पे घेर रहे हैं ना। हम तो 4 साल के विकास के नाम पे घेर रहे हैं। हाँ। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, या प्रदेश की जनता में एक उत्साह है कि कौन बीजेपी की तरफ से सीएम चाह रहा है। मैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी को सुन रहा था। ब्रजमोहन अग्रवाल ये कह रहे थे कि उस समय जनता को समझ में नहीं आया था और चुनावी घोषणाओं में जनता ने वोट दे दिया था। इस बार ऐसा होने नहीं वाला, इस बार फुल मैंडेट से बीजेपी सरकार बनाएगी। यही बात लगभग रमन सिंह कह रहे हैं, अजय चंद्राकर भी यही बात कह रहे हैं। यानी बीजेपी एक ही बात कह रही है आप लोगों के विरोध में कह लीजिए, या खुद को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए बीजेपी जो बोल रही है वो तो विपक्षी दल के नाते उनका काम है बोलना, ठीक, मगर आप देखिए जनता का आप देखिए ना, उदाहरण आपके सामने है। आप उपचुनाव का ले लीजिए, जितने उपचुनाव हुए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का परिणाम देख लीजिए, तो ये सामने दिख रहा है। घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं, घोषणा पत्र में भी 90% बातें हमने पूरे कर दिए। आप किसानों की बात कर लीजिए, कर्ज माफी की, हाफ बिजली बिल की बात कर लीजिए, आप यहाँ निगम में की बात कर लीजिए आप, तो ये हमने जो काम करके दिया, हमने तो यहाँ तक जो घोषणा पत्र में नहीं है उसके अलावा जो जनहित जन सरोकार से जो मामले होते हैं उसमें भी काम किया। चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर लीजिए, ये हमने घोषणा पत्र में नहीं किया था। आप 15 साल आप सत्ता में रहते हो और गरीब बच्चे की अच्छी शिक्षा के बारे में आप नहीं सोचते, ये इनकी सोच है। 300 स्कूल एक दिन में बस्तर में बंद होते हैं, हमने वहां अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, एक साल में 2 मेडिकल कॉलेज का प्रावधान किया वहां। तो ये हमारी सोच सामने दिख रही है ना, उसका नतीजा सामने दिख रहा है। विकास को देखिए, सबसे बड़ी बात किसानों की हालत जो रमन सिंह सरकार में थी, 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी सिर्फ एक छोटे से कर्ज के नाम पे। हमारी सरकार आती 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफी किया है, और आज किसान कैसा है सबके सामने। और जो हम समर्थन मूल्य दे रहे, पूरे बीजेपी कोई प्रदेश में ऐसा समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा होगा। तो हमारा तो रिजल्ट सामने दिख रहा है ना। और सबसे बड़े मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के माध्यम से जनता के बीच में जाके फीडबैक ले रहे हैं, तो जो मिल रहा है, भीड़ आ रही है, सब जगह आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां जनता का प्यार मिल रहा है। अगर सत्य प्रकाश जी फिर सबके सामने ऐसे अगर हम बात करें तो ये क्या मतलब फॉर्मेलिटी वाला चुनाव होगा क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर फीडबैक भी ले लिया और जनता को जितने विकास कार्य थे वो भी अगर दे दिए और फीडबैक भी अगर ले लिया कि हाँ ठीक है आप ही बताइए कि अब क्या कुछ बचा हुआ है आप लोगों के लिए, तो फिर दूसरी पार्टी के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में तो मालूम है जनता के, मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूँ, आपको क्या देख ले, वही मैं बात बोल रहा हूँ। तो बीजेपी और कांग्रेस, तो हमने काम किया है, फीडबैक जो मिला है मैं उसमें बोलूंगा, फीडबैक कहीं के नेगेटिव मिला कि हाँ ये काम बचा हुआ है, ये काम होना चाहिए, उसके तहत हमारे आगे भी काम करिए। फीडबैक लेने का मतलब ये नहीं मैं बोलूंगा हर चीज पॉजिटिव नहीं मिला, कुछ चीज नेगेटिव भी मिला, उसके ऊपर काम किया जाएगा सरकार की तरफ। कुछ वहां पे किसी अधिकारी के ऊपर कुछ आरोप लगा तो उसको वहां सस्पेंड किया गया, तो तमाम तरह की कार्रवाई भी हुई है। तो ये मैं फीडबैक के बाद बोल रहा हूँ, मगर फीडबैक के बाद ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक हमको मिला है, तो इस हिसाब से जो काम करे उसकी वजह से मिला ना। अब गोधन योजना की बात कर लीजिए, मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, योगी जी भी उसको अपना रहे हैं अपने राज्य में, तो ये सबके सामने दिख रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की ही मैं बात कर लेता हूँ, जो ये तमाम ढिंडोरा पीटते हैं, अभी 2 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको पुरस्कार मिला केंद्र सरकार की तरफ से एक गांव के लिए। तो ये सबके सामने दिख रहा है ना कि काम किया जा रहा है। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, छत्तीसगढ़ में जब मुद्दे नहीं है, अपनी टिकट बचाने के लिए, अपनी पर्सनल अपने करियर, पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए सब तमाम बयानबाजी की जा रही है। मगर जनता के बीच सबके मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने काम करके दिखाया, जो बोला है वो किया। ठीक है, तो जो बोला है वो किया है। पर
अब ठीक है, आप लोगों की योजनाएं भी इतनी ज्यादा जनता के बीच में है, पर बीजेपी दो तीन जो उनकी प्रमुख बात है, वो पहली चीज ये कहते हैं कि अब तो ठीक है, अब तो आप लोग के पास कई सारे राज्य आ गए, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, लेकिन इससे पहले बीजेपी यही बात को कहा करती थी कि छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पैनल को लगाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर सत्ता है और उसका उपयोग वो लोग इस तरह से करते हैं, इसके अलावा उन्हें और ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। देखिए विवेक, विपक्ष में रहते हुए उनका ये काम है, मगर छत्तीसगढ़ से प्रेम की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ से प्रेम हमारे केंद्र के नेताओं को भी है। क्यों है इसका उदाहरण, इसका मैं एक ही बात बोलूंगा कि 15 साल जो यहाँ पे कुकर्म किया गया, पाप किया गया जनता के साथ, और खास तौर से छत्तीसगढ़ एक आदिवासी प्रदेश है, तो यहाँ पे गरीब तबका, आदिवासी तबका बहुत ज्यादा है। उसके लिए काम करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी ने भी जब चुनाव लड़ लिए तो उन्होंने घोषणा की, उसके ऊपर काम हुआ। राहुल गांधी जी का विशेष निर्देश रहता है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी समाज बहुत बहुसंख्यक है, उसकी वजह से। और दूसरा फिर धान का कटोरा, जिसकी वजह से किसान यहाँ बहुसंख्यक है, तो उनके हालात 15 साल में क्या थे सबके सामने है। इसकी वजह से एक लगाव है कि यहाँ के लोगों की कैसे जो जीवन है वो सुधरे, कैसे जो जीने का स्तर वो बेहतर हो, उसकी वजह से लगाव ज्यादा रहता है। और ये देखिए छत्तीसगढ़ का लगाव, अभी तो अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार का थोड़ा ज्यादा लगाव हो गया छत्तीसगढ़ से जी, हमारा तो दूसरे प्रयोजन में है, मगर इनका थोड़ा ज्यादा लगाव हो गया कि जब यहाँ पे कोई मुद्दे नहीं है, जब यहाँ पे चेहरा नहीं है, जब यहाँ पे उनको मालूम है हालत 14 से 4 पे जाने की है, तो ईडी और आईटी वाला लगाव इनको थोड़ा ज्यादा हो गया, और एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। उल्टा उनके ऊपर ही सारे के सारे आरोप लग रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जनता देख रही है। कि देखिए पहले होता था कि ईडी आईटी आई है तो लोगों को लगता था कि कुछ ना कुछ हुआ है, और आज जब ईडी आईटी आती है, छापा पड़ता है, जनता भी जानती है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत ईडी आईटी सेट की गई। और तमाम ऐसे उदाहरण है जिनके यहाँ छापे पड़े हैं, अभी तक एक भी सबूत नहीं दे पाई है ईडी। और सबसे बड़ा रमन सिंह जी का पहले ट्वीट आ जाता है उनके प्रेस रिलीज से पहले, तो ये सबको मालूम है कि ईडी आईटी आज की दौर में दबाव में काम कर रही है, और सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में ज्यादा काम कर रही है जहां पे विपक्ष के दलों की सरकार है। 95% केसेस विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर है, तो ये साफ दिख रहा है ईडी आईटी का लगाव छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। हम तो उसके तहत लगाव करेंगे जनता के विकास का हो, आदिवासी समाज का विकास का हो, किसान का विकास का हो, शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर, हम तो उसके तहत लगाव कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, और उसी पे हम आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी आप लोगों को लगता है कि अभी मान लीजिए जैसे चुनावी साल है तो और भी इस प्रकार की सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई हो सकती है छत्तीसगढ़ में? आपको मालूम है विवेक जी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बताया कि यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी के जो अधिकारी वो तो अपने बच्चे तक एडमिशन या स्कूल में करा चुके हैं, तो ये तो बढ़ेंगे। आप देखिए जैसे जैसे चीजें चुनाव के नजदीक जैसे जैसे हम जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहा है, वैसे वैसे चीजें बढ़ेंगी, तो सबके सामने है। तो ये और भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी हो या केंद्र के नेता हो, बीजेपी के या यहाँ के प्रदेश के नेता हो, उनको मालूम है कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है यहाँ लड़ने के लिए। अरे विवेक जी, आप छोटी सी मैं बात बोलूंगा, आप ये 4 साल में ये कब दिखे हैं सड़कों पे? 4 सालों में कभी भी आपने कभी इस बारे में डिबेट कराई हो कि ये सड़क पे उतरे, आज ये मुद्दा है, आज ये? पिछले 6 महीने से ये सड़कों पे उतर रहे हैं और तभी उस मुद्दे पे डिबेट हो रही। तो ये साफ दिख रहा है ना, पिछले 4 साल में कितनी बार निकले? 4 सालों में एसी रूम से नहीं निकले। यहाँ तक कि अगर कल की मैं बात करूं, जो मैं पूछता हूं, निकले थे उसमें भी नहीं निकल पाई। मैं पूछता हूं सर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तौकीर रजा साहब, क्या वाकई में बीजेपी के पास साल 2023 के लिए चेहरा नहीं है? ये है हमारा आज का सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे की किसी प्रकार की कमी नहीं है। ठीक है, कमी तो ऐसा है कांग्रेस के पास है। आज ये स्थिति है कि जो इन्होंने बातें कर रहे हैं कि किस तरह से चेहरा देंगे, तो चेहरा ऐसा है कि हमारे यहाँ जो चुनाव के जो देखिए अभी शासन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जब है, तो उनके जो सीएम है उनके पास उनका चेहरा है। अभी हमारा शासन यहाँ पर नहीं था, हमारे पास चेहरा हम दूसरा देंगे या नया देंगे या क्या देंगे, जो भी हमारी स्थिति है उसके हिसाब से हमारा जो विधायक दल हमारा जब हम चुनाव में आएंगे तो उसके बाद हमारा विधायक दल के चुनता है उसको, तो विधायक दल के नेता का चुनाव होता है, उसके बाद इसमें सारी चीजें आती हैं जी। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि क्या जो आरोप लगते हैं कि जैसे मैंने तो सीएम भूपेश बघेल को सुना था, वो ये कह रहे थे कि भाई अब बीजेपी में कोई ज्यादा चेहरे बचे भी नहीं है, जो भी फैसला लेना रहता है वो ओम माथुर ही लेते हैं।
देखिए ऐसा है कि भूपेश बघेल जी को कुछ आता तो है नहीं। अब क्या है, संगठन का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से सारे जो संगठन है, पार्टी है, उसके हिसाब से कार्य करती है। जो पार्टी में जो संगठन जो निर्णय लेता है उसी सारी चीजें और चलती हैं। अब वो चेहरा नहीं है, ये तो ऐसा है कि दिखावे की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ढकोसला कर रहे हैं। ये चेहरा तो इनके पास नहीं है। चेहरा तो कायदे से देखा जाए तो इनके यहाँ जो है वही नेहरू था, वही नेहरू थे, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी रहे। तो आप आज उनके पास सोनिया गांधी या राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा के औलाद जो है वो दिखेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव होगा, विधायक दल का संसदीय दल का जो नेता चुना जाता है उसके हिसाब से विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा हर व्यक्ति मुख्यमंत्री है। और रही बात चेहरे की बात करें, चेहरे में हमारे यहाँ एक से एक चेहरे हैं हमारे पास। आप ऐसा कैसे बात कर सकते हैं कि चेहरा नहीं है? चाहे वो रेणुका सिंह जी हो, चाहे वो केदार कश्यप जी हो, आदिवासी चेहरे में अगर लिया जाए है तो ये चेहरे हैं। आप जनरल में लिया जाए तो हमारे पास बृजमोहन जी अग्रवाल जी जैसा चेहरा है। अगर ओबीसी में लिया जाए तो विजय बघेल जी जैसा चेहरा है और संतोष पांडे जी जैसा चेहरा है। ऐसे कई चेहरे हैं जो चेहरों की हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। और चेहरा हमारे को कभी चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं विकास के मुद्दों पे। चुनाव लड़ते हैं, ये चेहरे पे लड़ते हैं। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने के बाद हम विकास की बात करते हैं और विकास की गंगा बहाते हैं। हमने कभी भ्रष्टाचार पे कभी चुनाव नहीं लड़ा और न ही चुनाव लड़ने के बाद कभी भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने सिर्फ इल्जाम लगाया लेकिन आज तक साबित नहीं हो पाया। तो सत्यप्रकाश जी, कभी भी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती है बीजेपी, हमेशा विकास के मुद्दे पर लड़ती है। तौकीर रजा जी तो यही कह रहे हैं। विवेक जी, मैं अभी आपको उदाहरण बता रहा था। रमन सिंह जी को 3-3 बार चेहरा सामने करके लड़े, शिवराज सिंह जी को सामने करके लड़े। ये तो सबके सामने। और सबसे बड़ी बात जो तौकीर रजा जी ने बोली कि विकास पे लड़ते हैं, अभी कर्नाटक में इनका विकास कहाँ चला गया था? आप बताइए, देश के हालात हो कि देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि आप बटन दबाइए जय बजरंगबली बोल। तब विकास कहाँ चला गया था? तब तो विकास नहीं था सामने। तो इनके पास ये एक, देखिए मैं एक बात और बोलूंगा कि अगर बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता को पाकिस्तान, धर्म, जाति, इसके अलावा आप बोलिए डिबेट करने के लिए, वो आधा घंटा का 15 मिनट में नहीं बैठ पाए। तो उनके पास सबसे फेवरेट जो मुद्दा रहता है धर्म के नाम पे। चुनाव नजदीक आएगा, धर्म के नाम पे चालू कर देंगे, जाति के नाम पे चालू कर देंगे और फिर कहीं ना कहीं मंदिर के नाम पे चालू करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक एजेंडा के तहत चुनाव में जाते हैं। मुद्दा इनके पास कुछ विकास का रहता नहीं। अभी मैं तो बता रहा हूँ, ताजा था अब देश के प्रधानमंत्री ने जो बोला, उससे बड़ा और क्या हो सकता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है। अब कर्नाटक में तो आपकी सरकार थी, उसमें तो आप बोल सकते थे भाई हमने ये विकास किया, मगर वो विकास ना बोल के बजरंगबली पे चले गए। तो उसके बाद बजरंगबली ने क्या, वो भी सबके सामने है। तो ये हालात इनके हैं कि चुनाव आएंगे तो विकास पे नहीं लड़ेंगे। ये उदाहरण सबसे सामने अभी का है। और ये सिर्फ जाति धर्म के नाम पे लड़ना शुरू करेंगे। मगर हम विकास के नाम पे कर्नाटक में भी लड़े थे, हिमाचल में भी लड़े थे और यहाँ पे भी हम विकास के नाम पे जनता के बीच में जाएंगे और उसी के तहत हम वापिस सरकार बनाएंगे। हमने हर वर्ग के लिए, आपके प्रतिष्ठित चैनल बैठ के मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ, महिला, किसान, मजदूर, युवा, हर वर्ग के लिए हमने काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसके लिए काम नहीं किया गया और उसी के तहत जनता का प्यार फिर से मिलेगा, फिर से हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, तौकीर रजा जी क्या कहेंगे इस बात पर? ऐसा है सत्य प्रकाश जी, विकास के मुद्दे पे कभी आपके यहाँ चुनाव नहीं लड़ा गया। आपके यहाँ चुनाव लड़ा गया हमेशा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले आज तक गरीबी नहीं हटा पाए। गरीबों को हटाने की लिए बात करते हैं, ना ही कभी इन्होंने कभी गरीबों का भला किया। आप अगर गरीब 23 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे हमारी मुख्यमंत्री ने आपके शासन का 9 साल में 27 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। ये हालात है आपके, आप मत बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने जमा करवा दिया और गरीबों का आवाज देने, पक्के मकान, पक्के छत देने की बात करे थे माननीय मोदी जी ने। आपने अपने हिस्से का पैसा क्यों नहीं आपके मुख्यमंत्री पैसे देके नहीं देते? 2100 करोड़ दिया गया, जहाँ पर आप लोग ने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, केंद्र सरकार के भोगने पर नहीं है, ये सिर्फ राजनीति करने के लिए करती है, पैसे लेने के बाद भी स्वीकृति नहीं देती है। ठीक है, एक एक करके प्लीज, मैं आऊंगा सत्यप्रकाश जी आपके पास। मैं आपको अपनी शेर से एक बात पूरी करना चाहूंगा कि हाथ से आईना छूटा गिर के टूटा है सुहेल, हाथ से आईना छूटा गिर के टूटा है सुहेल,
फर्श पर बिखरी तेरी सूरत नजर आने लगी। आज इनको इनकी सूरत बिखरी हुई फर्श में आईने के प्रकार आने की तरीके से दिख रही है, आईने में जो सूरत दिखती है उस प्रकार से हो गया है। आज इनको इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि कैसे अपने आप को बचाएं, सिर्फ यही मुद्दा है और उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। आप देखिए भय, भ्रष्टाचार, उसके अलावा इनके पास अपराध, ये सब चीजें इनके पास भरी पड़ी हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, और इसको साबित होता चला जा रहा है। इनके नेता आज जेल में ठूसे चले जा रहे हैं, इनके अधिकारी को ये वकालत करने लगते हैं अगर इनके अधिकारी पकड़ाते हैं। अब अंदाज लगाइए, ये बात करते हैं कि कार्रवाई करती है, झूठी कार्रवाई करती है। अगर झूठी कार्रवाई कर रही है तो अदालत इनको जमानत देती है, जरा बता दीजिए आप, अदालत इनको जमानत क्यों नहीं देती है? भाई अदालत को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना। अगर ईडी ने गलत कार्रवाई करी तो अदालत ने जमानत क्यों नहीं दी? साफ सुथरी बात है, ईडी के पास ठोस सबूत है और ठोस सबूत की बुनियाद पर ईडी ने इनके नेताओं को, इनके अधिकारी को अंदर किया है और आगे भी अंदर करने वाली है। अभी तो इसलिए घबराए हुए हैं, अभी तो इनके मुखिया भी बदलने वाले हैं। चेहरे की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा है चेहरा इनका ही इनके पास नहीं रहने वाला है। ये तो आज ये जो बता रहे हैं, इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो ब्लेम लगे हैं, भ्रष्टाचार के जो इल्जाम लगे हैं, भ्रष्टाचार जो साबित होते चले आ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार इनको नेपथ्य में लेके चला गया है। आज जनता त्राहिमाम है, अपराध गढ़ बना के रख दिया छत्तीसगढ़ को। आज कहीं से भी किसी भी हालत में आप जाइए, कहीं भी जाइए, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। आज एक छोटी सी महिलाओं, आप अंदाज लगाइए, 1.5 घंटे तक एक व्यक्ति खुलेआम बुढ़ियारी में एक बच्ची को खुलेआम चाकू से गोदता रहा, लेकिन किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। पुलिस कहाँ थी पता नहीं, पुलिस को फोन लगाए, पुलिस 15-20 मिनट के अंदर आने वाली पुलिस, 10 मिनट के अंदर आने वाली पुलिस 1.5 घंटे तक वहां नहीं पहुंची। अब अंदाज लगाइए, यही स्थिति हर जगह है। आप कह नहीं सकते इनके गृह मंत्री के वर्दी क्या चोरी जाती है। आप अंदाज लगाइए, ये स्थिति कानून की व्यवस्था का इन्होंने सिर्फ ताक में रख दिया कानून व्यवस्था। गृह मंत्री कहीं दिखते हैं? आप बताइए मेरे को, कभी गृह मंत्री को कभी किसी ने देखा है? गृह मंत्री का नाम सुना, कोई जानने वाला नहीं कि गृह मंत्री के नाम का कोई व्यक्ति है यहाँ पर। आप अंदाज लगाइए कौन है गृह मंत्री। किसी को क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जनता ये बताएगी कि हमको नहीं मालूम गृह मंत्री कौन है। तो ये स्थिति है। तो ये कका नहीं है, ये ठगा है, ये सिर्फ ठगे हैं और भ्रष्टाचार कर चले आ रहे हैं। इसके अलावा कोई इनके पास कोई काम नहीं बचा है। तो सत्य प्रकाश जी, थोड़ा सा सत्य को स्वीकारिए, थोड़ा सा सत्य ठीक है, जवाब ले लेते हैं और सत्य को स्वीकार कर मानिए कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। और आपके जो नेतागण है, जो मंत्रीगण है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपके अधिकारीगण भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपको ठीक है, जवाब ले लेते हैं, समय कम है सर। सत्य प्रकाश जी, बहुत समय कम है, बिल्कुल जी बोलिए। ये एनसीआर की रिपोर्ट के तहत में दिखा रहे हैं, अखबार में छपा था। छत्तीसगढ़ में यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी अपराध कम, ये एनसीआर की रिपोर्ट है। अगर अमित शाह गलत रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो बता दे सबसे बड़ा। और ईडी की बात कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा की रिपोर्ट का क्या स्टेटस क्या है, बिलारी ब्रदर्स का स्टेटस क्या है, वो भी बता दीजिए। ईडी उनकी जो अलग पार्टी है उनकी आईडी जाती है, जब बीजेपी में दुलारे हो जाते हैं, इनके बच्चे बन जाते हैं वो। चलिए ठीक है सर, समय हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश जी, तौकीर रजा जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये था कि साल चुनावी हो या फिर चुनावी साल से इतर, चेहरे पर कितना फर्क पड़ता है, इस बात को आप सोचिएगा जरूर। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने पे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।